ओके बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको आप बहुत जगह लिखा हुआ देखेंगे एपी, ठीक है। और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो एपी का होगा बच्चों, वो होंगे अपने नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, कितना भी आगे जा सकता है। एपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे 2 - 1 करो, चाहे 3 - 2 करो, चाहे 4 - 3 करो, हमेशा डिफरेंस जो है 1 ही आ रहा है। हमेशा एक अगले वाले से पिछले वाले को माइनस कर दो, यानी कि इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो। तो इसको जनरल टर्म में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 ना लिख के हम लोग लिख ले A1 A2 A3 और डॉट 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 लेकर AN तक, ठीक है। या हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये डॉट 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 तक A कैपिटल M तक जा रहा है, या AM तक जा रहा है, ठीक है। जहां पे M ग्रेटर देन N है, ठीक है, यानी M एक बहुत बड़ा नंबर है और N बीच में कहीं है। तो कॉमन डिफरेंस को जनरल टर्म में हम लोग कैसे, जनरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरह हो जाएगा। आप अगर जहां पे AN आ रहा है तो एक अगला टर्म जरूर होगा AN+1। तो जनरल टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, AN+1 माइनस AN। एक तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। तो आराम से यहाँ पे n की वैल्यू अब चेंज करते जाइए। जैसे आपने n की वैल्यू 8 डाल दी तो कॉमन डिफरेंस आराम से हो जाएगा 8 + 1 9 माइनस A8। तो इस तरह से आप n में कुछ भी वैल्यू डालते रहिए और आपका कॉमन डिफरेंस का यहां पे फॉर्मूला ऐसे चेंज होता चला जाएगा। आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। उसके अलावा जैसे जैसे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चेंज होता रहता है, वैसे वैसे हमारी एपी चेंज होती जाती है। इसमें एक और बात, जब सबसे कॉमन बात, तो सबसे जरूरी बात तो होती है कि आप कॉमन डिफरेंस जाने, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जरूरी चीज होती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को इस पूरी पढ़ाई में हम लोग या तो A से डिनोट करेंगे या फिर A1 से डिनोट करेंगे। दोनों ही डिनोशन सही है अपनी जगह। कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। कुछ लोग T1 भी बोलते हैं, कैपिटल T1 बोलते हैं, कुछ लोग स्मॉल T1 भी बोलते हैं। T से टर्म बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और A भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 अगर 1 लगा हुआ है तो 1 तो बता ही रहा है कि ये पहला टर्म है। तो अभी जितना बोर्ड पे है वो नोट करिए। हमने केवल इतना सीखा, किसी भी एपी में दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन डिफरेंस और दूसरा फर्स्ट टर्म। अभी जो एपी लिखी काफी सिंपल लिखी है, थोड़ी सी और अच्छी एपी, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एपी लिखते हैं हम लोग। में जो बात कही इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे केवल ये बोल रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं, तो आप चाहे इसको ऐसे याद कर लीजिए। कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि कॉमन डिफरेंस ऐसा होता है AN माइनस N-1, यानी एक पिछला और यहाँ एक अगले से खुद माइनस हो रहा है। तो कोई नई बात यहां पर नहीं हुई। सो दिस इज डन। तो अब 3 एपी आपके सामने लिखी हुई है। इनमें फर्स्ट टर्म जो है वो बड़ा आसान है, बस पहला वाला लिख दीजिए। A = 10 है, A = 6 है, तो फर्स्ट टर्म लिखना बहुत आसान है। कॉमन डिफरेंस देखिए 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। हर बार इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, +4 का आ रहा है। मतलब यहां से +4 का मतलब भाई आगे बढ़ रहे हैं, तो D = +4 है। यहाँ पे D = +10 है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहां से यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग -4 पे जा रहे हैं, ठीक है। 4 कम हो रहा है और तो यहाँ पे D = -4 है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल टाइप का केस लें, मान लीजिए कि 6 6 6 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बताइए। यहाँ पे A क्या होगा, बोलिए बच्चों। 6
हाँ, वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा उस केस में हम लोग एपी को बोल देंगे क्या, कांस्टेंट एपी। कैसी एपी, कांस्टेंट एपी बोल देंगे हम लोग उसको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने कांस्टेंट एपी समझ लिया, पॉजिटिव डिफरेंसेस समझ लिए और नेगेटिव डिफरेंसेस समझ लिए। इसी तरह से मैं बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा कि कॉमन डिफरेंस आपका इंटीजर ही नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इनफैक्ट ऐसी भी आपकी एपी हो सकती है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है। हाँ, यहां पे कॉमन डिफरेंस है रूट 2, क्योंकि हर बार रूट 2 रूट 2 रूट 2 बढ़ता चला जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आपका पूरे रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैसा भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात हम लोगों ने सीखी कि कॉमन डिफरेंस कैसा भी रूप धारण कर सकता है। अब एक फॉर्मूला आ जाता है जनरल टर्म का। ठीक है, जनरल टर्म का मतलब है कि किसी भी एपी का कोई भी टर्म हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहां पे an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी बुक में ये ऐसा लिया रहता है tn इज इक्वल टू t1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई नई बात नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं। मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि एमएल अग्रवाल ऐसा ही बता रहा है। ठीक है, तो an का यहां पे मतलब हुआ क्या, चलिए यहां लिख देते हैं। an का मतलब हुआ nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म का मतलब अगर आपको 17th टर्म निकालना है तो n की जगह आप 17 डाल लीजिए, तो a17 यहां से निकल आएगा, n की जगह आप 17 डाल लीजिए। a हो गया वही अपना पुराना फर्स्ट टर्म, और n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स या n जो यहां पे डाल रहे हैं, और d इज इक्वल टू हो गया कॉमन डिफरेंस। a और d तो आप पहचानते ही हैं, तो n एक नई चीज आ गई आपके लिए, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से हम लोग काफी काम कर लेंगे। इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और नोट डाउन भी कॉपी में कर लीजिए, ये बार बार काम आता रहेगा पूरे चैप्टर में। यहां पे इसकी जरूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं, तो जरूर नोट करिए। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, और एपी ये दिया हुआ, तो इसका एंड क्या होगा, एंड होगा 254। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एंड से ही शुरू कर लें तो भी अपना काम बन जाएगा। तो एपी को उल्टा लिख दीजिए 254, और आप देखिए यहां पे कितना हो रहा है, 5-5 आगे बढ़ रहे हैं, तो 5-5 आगे बढ़ने की जगह 5-5 पीछे बढ़ने लगेंगे। अगर मान लीजिए इस एपी को उलट के हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इस एपी को उल्टा करके हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तब हम लोग 5-5 घटने लगेंगे, तो 254 में 5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा, फिर 5 कम हो जाएगा तो 244 हो जाएगा। ऐसे करते करते एक टाइम पे हम लोग पहुंच जाएंगे 14, 9 और 5 पे पहुंच जाएंगे। तो अब हमारी जो एपी है वो इंक्रीजिंग एपी से अलग होकर एक डिक्रीजिंग एपी में हो गई। अब जब ऐसा कर दिया हम लोगों ने, तो अब फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी की जब बात हो रही, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी की तरह हम लोग को बीच में यहाँ पे कौन सा टर्म बोला गया है, 10th टर्म बोला गया है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से a10 निकालना है, और जहां पे a इज इक्वल टू 254 है और d इज इक्वल टू -5 लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू -5 हो रहा है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। a10 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही जनरल टर्म an इज इक्वल टू लिख लेते हैं, चलिए। और a10
आपको यही निकालना है 10th टर्म। तो ए तो यहां पर है कितना 254 और फिर n कितना है 10 है 10 माइनस 1, डी कितना है -5 है। बस सब कुछ फिटिंग करते चले जाएंगे, जो A10 निकलेगा वही आपका आंसर होगा। 254 और 9 में से 5 मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू -5 होगा -45। तो बस A10 हो जाएगा आपका कितना 254 में से 45 गया 209। तो 10th टर्म हम लोगों का क्या आ रहा है 209 आ रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ यही आंसर मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो 10th टर्म फ्रॉम द एंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 209। तो इसमें सबसे बढ़िया ट्रिक यही होती है कि आप एपी को ही उलट दें। ओके बच्चों, सवाल आपके सामने है, इफ k माइनस 3 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सॉल्व एग्जांपल्स में। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल हम लोग बेसिक बात से इस एक चीज डिराइव करेंगे जिसको आप एग्जाम में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एपी की डेफिनेशन क्या है कि कॉमन डिफरेंस होता है। तो लेट द कॉमन मतलब मान लीजिए कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, तो k माइनस 3 जो है वो पहला टर्म होगा, 2k प्लस 1 जो है वो दूसरा टर्म होगा, और 4k प्लस 3 जो है वो तीसरा टर्म होगा। ऐसा हो सकता है कोई और बंदा आके आर्ग्यू कर सकता है कि नहीं नहीं सर, मैं कहता हूं ये 7वां टर्म होगा, ये 8वां टर्म होगा, ये 9वां टर्म होगा, ऐसे कह सकता है कोई। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यार कि ये अगर nth टर्म है तो ये n+1th टर्म होगा, ये n+2th टर्म होगा। तो कोई जरूरी नहीं है आप इसे पहला दूसरा तीसरा ही मान लें, कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में ये बात जरूर ट्रू होगी कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू an+1 माइनस an इज इक्वल टू an+2 माइनस an+1। ठीक है, तो यानी कि इसका डिफरेंस इज इक्वल टू सेम इसका डिफरेंस। अब आप इस d को भूल जाइए, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको इधर ले आइए। तो 2 टाइम्स an+1 इज इक्वल टू an+2। ये कर सकते हैं an+1 इज इक्वल टू an+an+1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का। अब क्योंकि ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो ये सब आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आपको बोर्ड में सिर्फ कितना लिखना होगा उतना मैं लिखकर आपको दिखाता हूं। तो जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये आपको करना नहीं है, लेकिन इस चीज को मैं यूज करूंगा कि पहला टर्म और आखिरी टर्म का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बीच वाला टर्म। तो आप सीधे एग्जाम में क्या करेंगे, केवल इतना लिख देंगे कि भाई सिंस ये तीनों आर consecutive terms of an AP, since these three are consecutive terms of an AP, therefore सीधे आप लिख लेंगे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये सीधे आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि ये ना लिख के यहां पे 2 मल्टीप्लाई करके वहां से शुरू करते, तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा रहता। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 4k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस k 5k। ठीक है भाई, और 3 में से 3 गया, क्या हो गया 0, है ना। 3 प्लस 3 माइनस 3 0 हो गया, और 2
यहाँ पे बच रहा है 5k माइनस 4k हो गया k, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं k इज इक्वल टू 2। बस बात खत्म, यहीं पे अपना सवाल जो है समाप्त हो चुका है। इतना ही आपको बोर्ड में लिख के आने की जरूरत है, जितना अब ब्लैक से लिखा है सिर्फ इतना ही आपको बोर्ड में लिखना होगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5। चलो पहला टर्म 5 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में भाई पहला टर्म तो शामिल होगा, 5 शामिल होगा, है ना। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म और ये हो गया चौथा टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसका सम इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स के लिए मैं यहाँ पे मतलब ये फालतू में कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए डबल कॉमा लगा दे रहा हूं, ठीक है। डबल कॉमा खराब लग रहा है, थोड़ा सा मोटा कॉमा लगा देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा अगले जो 3D की जगह हम लोग यहाँ पे 4D लिख देंगे, यहाँ पे 5D लिख देंगे। काफी मजदूरी हो रही है यहाँ पे, बट कर लेते हैं। 6D लिख देंगे और 7D लिख देंगे। So this is the sum of, this will be the first 4 terms and these are the next 4 terms. इनका सम इनके सम का आधा है, ठीक है। तो हम लोग बस बोल देंगे सिंस सम ऑफ फर्स्ट 4 terms is equal to half of sum of next 4 terms। यही तो बोला गया है, जो आपका क्वेश्चन है वो यही बोल रहा है। तो यहां पे इनका सम क्या हो जाएगा, 5 5 5 5 5 कितने बार हो गया, 4 बार। 4 into 5 प्लस dd कितना हो गया 2d और d 3d, फिर 3d 6d, और फिर उसके बाद 5 5 5 5 कितने बार हो गया, 4 बार, और dd 5 4 9 6 15 7 22 d। बस काम अपना खत्म होते हुए लग रहा है। यहाँ पे ये हो गया 20, ये हो गया 6d, और यहां से कट ही जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 10, और 22 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 11। देखिए बच्चों, बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये 2 से डिवाइड करना हो तो इसको 2 से काट देंगे बस, और यहां भूल जाएंगे। जब भी ब्रैकेट लगा होता है तो ये दोनों को काटेगा। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो मेरी कोचिंग में भी बच्चे करते रहते हैं, और ये सब गलती अगर आप करेंगे तो कभी आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में भी स्कोर अच्छा नहीं आएगा। IIT वाईआईटी तो भूल ही जाइए। 10 और 11d में से 6d गया तो 5d, और d आ गया अपना कितना 2। सो द कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है। अब इस बार जो ये आंसर आया इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं वहीं एग्जाम में बैठे बैठे। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, 5 7 9 11, मोटा कॉमा यहां पे आ गया, फिर 13 15 17 और 19, इनको जोड़ो, 7 5 12 9 21, और 21 11 कितना हो गया 32। दिस इज 32। इनको जोड़ो, 5 3 8 28, 28 प्लस 17 प्लस 19, 9 7 16 8 24, ऐसे लगा 2 और 2 2 4 1 5 1 6 64। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा, अब बोलिए। सर वही से मैं बोल रहा कि आप सीधा 13 और 17 को जोड़ लेते, 15 और 19 को जोड़ लेते। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब थोड़ा स्टूडेंट्स अप्रोच में कर रहा हूँ, ज्यादा ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये 32 है, ये 64 है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो यानी कि हम लोगों ने अपना क्वेश्चन जो है क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 आना हमारा सही हुआ।
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? कहने का मतलब ये है 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या होता है 10, और सबसे बड़ा क्या होता है 99। लेकिन ना तो 10 7 से डिविजिबल है और ना ही 99 7 से डिविजिबल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो 7 1 7, तो ये तो 10 से ही कम हो गया, तो वो नहीं लिखेंगे। 7 2 14, वो लिख लेंगे। तो 10 तो हमारे काम का है नहीं, और 99 भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 7 2 14 से हम लोग अपनी गिनती चालू कर सकते हैं। 7 3 21, 7 4 28, और ऐसे करते करते भाई 7 10 70। लेकिन यार टेबल 10 पे थोड़ी ना खत्म होते हैं, टेबल तो इनफाइनाइट तक चलते हैं। लेकिन हम लोग 10 तक याद करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि भाई हम लोग उसे यूज कर सके मल्टीप्लाई वगैरह में। तो अब और आगे चलते हैं 77, और ऐसे करते करते आप देख सकते हैं अब 2 डिजिट नंबर है तो आप 99 पे चले जाइए। ठीक है, 7 से, जैसे ये ट्रिक, ये तरीका डिवाइड, ऐसे तो आप लिख भी सकते हैं, जोड़ जोड़ के पहुंच सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा बड़े नंबर हो, मान लो 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तो फिर दिक्कत होती है। तो कब तक जोड़ते रहेंगे आप। तो इसलिए सही तरीका होता है कि आप डिवाइड कर लिया करिए। तो अब 7 1 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया 29, और 7 चौक 28, और यहाँ पे हो गया रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 हो गया, यानी 99 में एक एक्स्ट्रा है। 99 में एक एक्स्ट्रा है अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 99 इज इक्वल टू 7 इंटू 14 प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करें, इसको इधर ले जाएं, तो 98 इज इक्वल टू 7 इंटू 14। ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये हमें रुकना कहां है, 99 पे नहीं रुकना है, 98 पे रुकना है। तो ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस 99 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर को 99 से माइनस कर दीजिए। तो लास्ट टर्म आपको यहां पे मिल गया कितना, 98। बस अब हमारा काम खत्म हो गया। इनकी भी जरूरत नहीं थी, शुरुआत 14 से की गई, 7 का डिफरेंस किया गया, और हमारी एपी यहां पर सामने तैयार हो गई है। अब यहां पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 14, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 7। हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि हमको काउंट करना है इनको, इन सबको। 1 मिनट निशांत। तो अब जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया है, अब आपका काम केवल ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे निकाल लेने, इनको गिन लेना है आपको। एक तो तरीका ये है कि आप पूरा पहाड़ा 14 से लेकर 98 तक लिख दें 7 का, और सबको बैठ के गिन लें। तो इस क्वेश्चन में तो ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट होता, 4 डिजिट होता, तो फिर वो सारे टर्म आप लिखें, फिर उनको गिने, तो भाई एग्जाम ही खत्म हो जाएगा इतनी देर में। तो ऐसा नहीं करना, हम लोग को थोड़ा मैथमेटिकली भी काम करना है। ओके, तो अब लेट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 98 पता है, और हमें पता है कि चाहे an बोले चाहे L बोले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, 98 है, a क्या है 14 है, n हमें कैलकुलेट करना है, और d हमारा 7 है। तो 98 में से 14 गया, 8 में 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, n माइनस 1 इंटू 7। तो 84 डिवाइडेड बाई 7, n माइनस 1। तो ये हो गया 12, n माइनस 1। n कितना हो गया 13। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज 30। बस यही हमारा आंसर हो गया यहां पर, है ना। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, दिस इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट divisible by 7। ठीक है, n is equal to 30। So this is done. A sum of rupees 2000 is invested at 7% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year.
यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर साल में जो जो इंटरेस्ट आ रहा है, साल दर साल बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आप नोट डाउन करिए। डू दे फॉर्म एन एपी, क्या वो सारे इंटरेस्ट आपस में एपी जनरेट करते हैं? तो हाँ या ना बताना है आपको, यस एंड नो में आंसर देना है। अगर हाँ करते हैं तो आपको इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स एपी के फॉर्मूले को यूज करके बताना। ठीक है, सबसे पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT बाई 100। ठीक है, अब जहां पे T इज इक्वल टू 1 ईयर हो अगर मान लीजिए, तो SI अपना क्या हो जाएगा 2000, रेट अपना कांस्टेंट है 7, T इज इक्वल टू 1 डाला है ना जब, तब आपने ये निकाला 100, ये 2 जीरो कैंसल हो गए, तो पहला SI जो है अपना कितना आया ₹140। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग दूसरा SI निकालें, SI इज इक्वल टू, इसको SI1 लिख लीजिए, इसको SI2 लिख लीजिए, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद 2000 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, SI2 क्या हो गया, फिर 2 जीरो काट डालिए और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 ₹280। ठीक है, यहाँ पे आप कारण लिख दीजिए T इज इक्वल टू 2 ईयर्स, और ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, 3 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 या 21, 21 इंटू 242 है ना, तो 420 हो जाएगा यहाँ पे, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो हमारा क्या हो रहा है SI1 आ रहा है 140, SI2 आ रहा है 280, और अभी हम लोग ने थोड़ा सा गेस किया कि SI3 आ जाता 420। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता जाता, और आपसे 20 साल बाद पूछा गया, तो आप पहले तो 3 टर्म, जब आपने फर्स्ट 3 टर्म्स नोट डाउन कर लिए तो आपको लग रहा है कि हाँ एपी है, जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है +140, यहां पे भी क्या है +140, तो आप क्या बोल देंगे, यस दे फॉर्म एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म A is equal to 140 and common difference D is also 140। ठीक है, तो इतना आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये एपी है, ये हम लोग ने एस्टेब्लिश कर लिया है, और सम आफ्टर 20 ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स आपसे पूछा गया है, तो एक तरीके से हम SI20 की बात कर रहे हैं। तो SI20 क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे n इज इक्वल टू हम लोग 20 ले लेंगे, एक तरीके से T इज इक्वल टू 20 ले रहे हैं। कोई ऐसे निकालना चाहता है SI20 तो ऐसे निकाल लेता, PRT बाई 100 है ना, P की जगह 2000 डालता, R की जगह 60 डालता, T की जगह 20 निकालता, और ऐसे कर लेता, और आंसर जो भी आता 20 400 इंटू 7, तो आंसर आ जाता है आपका 7 चौको 28, 2800 रुपीज है ना। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एपी बनाना है, एपी चेक करना, और अगर एपी सर्टिफाई हो जाती है कि है तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स करके दिखाना है। तो इसलिए हम लोग क्या ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा के चलेगा, तो ये नहीं करना है, ये जो बादल के अंदर है ये नहीं करना है, सिंपल हमें एपी का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ए कितना है यहाँ पे, पहला टर्म कितना था, 2000 मत लिख देना, ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। पहला टर्म क्या है 140 है, और n की जगह 20 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, फिर से 140, यहाँ पे है ना कॉमन डिफरेंस 140, बस 140 प्लस 19 इंटू 140। तो देखो यार एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो 19 इंटू 140 आप करें, अब फिर उसमें 140 जोड़ें,
ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। 19 इंटू 140 है और 1 इंटू 140 होती है, एक तरीके से 20 इंटू 140 हुआ। तो एग्जाम में आप ये 20 इंटू 140 भी लिख के, ये भी स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफ में ये कैलकुलेट करिए और यहाँ पे ₹2800 आकर लिख दीजिए। तो फाइनली आपको यहां पर क्या कर देना होगा, ये स्टेप भी नहीं दिखाना होगा और आपको लिख देना होगा ₹2800। ठीक है, तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यार 19 के टेबल से डील करना पड़ेगा और मैं तो जानता हूं कि आपको 19 का टेबल नहीं आता है, तो इसलिए वो करें ही ना। कुछ इस तरह से ये भी आपका रफ वर्क होगा, मैं यहां पे जरूर करके दिखा रहा हूं, लेकिन वो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आ गया कितना, 2800 रुपए। अब एक ये सवाल है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ईपी। जब भी कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, तो हम लोगों को 2 बार कॉमन डिफरेंस करके दिखाना पड़ता है। तो हम लोग इस वाले को A1 मान लें, इस वाले को A2 मान लें, इस वाले को A3 मान लें, तो D जो हो जाएगा वो A2 माइनस A1 होगा, यानी कि 1 माइनस P डिवाइडेड बाई P माइनस 1 बाई P। अब यहाँ पे P अपना एलसीएम हो गया, 1 माइनस P माइनस 1, तो 1 और 1 कैंसल हो गया, माइनस P डिवाइडेड बाई P हो जाएगा -1। ठीक है, एक बार D यहां पे ले लिया, अब ये कॉमन है तो दोबारा -1 आ जाना चाहिए और A3 माइनस A2, तभी क्या हो रहा है, 1 माइनस 2P डिवाइडेड बाई P माइनस 1 माइनस P डिवाइडेड बाई P। P कॉमन ले लिया आपने, 1 माइनस 2P माइनस 1 प्लस P, तो -1 प्लस 1 ये कट गया, -2P प्लस P हो गया कितना, माइनस P डिवाइडेड बाई P हो गया कितना, -1। तो यहां से भी D अपना आ गया -1 और यहां से भी D अपना आ गया -1, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, मतलब ये चीज नीचे लिखनी चाहिए आपको बट जगह नहीं है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -1। समझ गए बच्चों, ऐसे आपको करना है 2 बार। कभी भी कोई एपी, भले 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, शायद 1 मार्क का भी आ सकता है, वैसे 1 मार्क में इतनी वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब क्वेश्चन ही छोटा होगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो अगर वहां पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, 3 ही टर्म दिए हुए हैं या कई सारे टर्म भी दिए हुए हैं, तो आपको कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से D निकाल कर एक बार दिखाना होगा, फिर कोई और 2 से D निकाल के एक बार और दिखाना होगा। 2 बार कंफर्म जब होगा तभी तो वो कॉमन डिफरेंस होगा, तो इसलिए एटलीस्ट 2 बार आप करके दिखाइए डिफरेंस। एक बार करके चले आएंगे, मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो यहां पे आंसर हो गया हम लोग का D इज इक्वल टू -1। चलिए, तो सवाल आपके सामने है, A B C जो है वो AP में है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म हमने यही सीखा है कि B माइनस A कॉमन डिफरेंस होगा, इन दोनों का कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, उसी तरह इन दोनों का कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, वो C माइनस B होगा। आप ध्यान दीजिए तो यार यहाँ पे A माइनस B और B माइनस C लिखा हुआ है, यहाँ B माइनस A और C माइनस B लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं सबको, या -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, कुछ भी कर सकते हैं। तो इधर उधर वाला कर लेते हैं, C को इधर बुला लीजिए, -C हो जाएगा, B को इधर बुला लीजिए, +B हो जाएगा, A को इधर बुला लीजिए, +A हो जाएगा, B को इधर बुला लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। A माइनस B और नीचे आ गया B माइनस C और इक्वल टू हो गया 1। या ये आपको दिक्कत दे रहा है, अब B माइनस C कर दीजिए यहाँ पे। आप यहाँ पे डिवाइड बोथ टर्म्स बाय B माइनस C ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये मैं बढ़ा रहा हूं, कैसे भी आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। डिवाइड बोथ टर्म्स बाय B माइनस C, तो B माइनस C से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक मिनट बेटा, D माइनस C से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि B माइनस C 0 नहीं होता, क्योंकि B और C जो है एक अलग अलग टर्म्स हैं, तो उनका डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट AP, ऐसा देना चाहिए। डिवाइड बोथ साइड्स। हाँ,
यहाँ पे इन्हें देना चाहिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि तभी ये सही होगा, है ना। एनीवे स्क्वायर डिवाइड बोथ साइड्स, चलिए ये बोल रहे हैं आप शायद, बाई बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी हो जाएगा, और बस ये 1 आ गया, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, यही हमें करना है। अब जो एक स्टूडेंट बोल रहे हैं यहाँ पर गूगल मीट पे, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका और भी आसान है जो उन्होंने किया है। उन्होंने ये किया और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1 बोल दिया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, तब क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा क्या, a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा b माइनस सी, और बस सीधे ही आपका आंसर आ गया, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये भी इक्वली वैलिड तरीका है, और ये काफी ज्यादा छोटा है, यही वाला ज्यादा अच्छा है। ये भी मेथड अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो आपको बस ये करना है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, आपको लिखना पड़ेगा सिंस दे आर इन एपी देयरफॉर दे विल हैव सेम कॉमन डिफरेंस, या ये सिर्फ इतना लिख सकते हैं सिंस ए बी सी आर इन एपी, इतना ही लिख दीजिए। उसके बाद अगली लाइन ये लिख दीजिए, फिर ये लिख दीजिए, फिर ये लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज डन।